नमस्कार साथियों, आज का पंच के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ 5 बेहतरीन प्रश्न और उससे भी बेहतर उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस शो एप्टीट्यूड फॉर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति को दर्शाती है। यहां अगर हम शब्दावली देखें तो शब्दावली है वर्बल कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मौखिक समझ, या इसे मैं वाचिक पाठबोध भी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, वाचिक पाठबोध या भाषाई पाठबोध। यानी जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपने क्या करना होता है, जिसमें आपने पढ़कर या सुनकर बातों को समझना होता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम पढ़कर या सुनकर बातों को समझते हैं, भाषा को समझते हैं, तो यहां दो कौशल लगते हैं पाठबोध में। पाठबोध होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसमें दो कौशल लगते हैं। पहला श्रवणबोध, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा पाठबोध, पठनबोध। पाठबोध लिख दिया। दूसरा पाठबोध है पठनबोध, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों स्किल्स को मिला के हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। यानी हम कोई सी भी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, हम किसी भी भाषा को समझ पाते हैं। तो यहां पर जो उत्तर इससे मिलता जुलता है वो केवल एक है, लिसनिंग एंड रिएक्टिंग टू अ फ्रेंड्स प्रॉब्लम। किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना। यानी हम अगर प्रतिक्रिया दे रहे हैं इसका मतलब हम उसे समझ गए हैं। तो इसमें दो प्रक्रियाएं, सुनना और सुनने के बाद उसको समझकर उसकी प्रतिक्रिया देना। तो यानी इसमें समझ निहित है, इसमें अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडेड है इस ऑप्शन में, इसलिए उत्तर यहां दूसरा हुआ। अब अगर यहां बाकी ऑप्शंस को देखें, राइटिंग अ पोएट्री, लिखना, दूसरा एक्टिंग इन अ प्ले, नाटक करना, और तीसरा में गिविंग अ स्पीच, भाषण देना। तो ये तीनों हमारे पास प्रदर्शन के तरीके हैं, लेकिन इसमें बोध का हमें आधार नहीं पता चल रहा। दे ऑल थ्री आर ways of expressing but it does not indicate the understanding part, therefore they are not the answers। इसलिए वो सब उत्तर नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which one of the following is not a process of memory? निम्न में से कौन सा स्मृति या मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है। नॉट पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। तो अगर देखें तो मेमोरी साइकिल को हम देखें तो मेमोरी साइकिल हमें क्या देखने को मिलती है। मेमोरी साइकिल हमें देखने को मिलती है इनपुट, आगत होता है इंफॉर्मेशन का, फिर हमें देखने को मिलता है रिटेंशन। तो इनपुट होता है कॉन्शियस में, चेतना में, और रिटेंशन यानी भंडारण या अवधारण, अवधारण या भंडारण होता है अनकॉन्शियस, अचेतन मस्तिष्क में। और फिर जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तो हम इसे क्या करते हैं, रिकॉल, हम इसे स्मरण करते हैं।
तो ये हमारा मेमोरी चक्र बनता है। यहाँ इनपुट हमारे पास आएगा चेतना में और ये रिटेंशन की तरफ जाएगा और ये रिकॉल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज नहीं होती, क्योंकि हमसे पूछा गया नहीं है, रीप्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, पुनः नियोजन जैसी स्मृति चक्र में कोई चीज नहीं होती, बाकी तीनों चीजें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो हम इनपुट कह रहे हैं, इनपुट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? इनपुट हो सकता है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, इनपुट हो सकता है लर्निंग, अधिगम, इनपुट हो सकता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, इनपुट हो सकता है एक्सपीरियंसेस, अनुभव, तो ये जो हम आगत देखते हैं, आगत ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो उत्तर यहां पर दूसरा है, रीप्लानिंग स्मृति का हिस्सा नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। Which genetic problem is associated with the heart defects? हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है? तो यहां पर किस आनुवांशिक समस्या में हमें हृदय विकार देखने को, पहले देख लें हम। तो ऑटिज्म और एडीएचडी ये जेनेटिक और डिसऑर्डर्स नहीं है, ये आनुवांशिक विकार नहीं है। पहले तो हमें सीधे ऑटिज्म में स्वालीनता जिसे हम कहते हैं, या फिर एडीएचडी जिसे हम अवधानहीनता विकार कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें ध्यान किसी चीज पे बच्चा नहीं लगा सकता और वो हमेशा क्या करता रहेगा, जो है बच्चा उछल कूद करता रहेगा, इधर से उधर करता रहेगा, बदमाशियां करता रहेगा। वहीं पर स्वालीन इससे ठीक विपरीत है, इसमें बच्चा कम्युनिकेशन नहीं करता, सोशल कांटेक्ट नहीं बनाता, सामाजिक अंतरक्रिया में उसे समस्या होती है, संप्रेषण करने में समस्या होती है। तो बच्चा अकेला चुपचाप बैठता है, तो उसे हम ऑटिज्म स्वालीन अपने आप में खोए रहने वाला कहते हैं, जो कि स्वालीनता हुआ। फिर हम देखें तो यहां पर दो हमें जेनेटिक डिजीज दे रखे हैं। अगर हम देखें तो यहां दो दे रखे हैं हमें, टर्नर सिंड्रोम को दे रखा है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास? टर्नर सिंड्रोम होता है, ये फीमेल्स के लिए होता है। और क्यों फीमेल्स के लिए होता है? क्योंकि इसमें हमें, टर्नर सिंड्रोम में हमें 45 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और प्लस में एक्स देखने को मिलता है, यानी 23 पेयर देखने को मिलेंगे और प्लस में 0x, यानी इसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिक्सिंग होता है, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, जिसके कारण हमें टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें हमें अलग अलग तरह के, जो हम इसे कहेंगे, इसलिए हम इसे मोनोसोमी कहते हैं, छोटा स्ट्रेचर होगा, मंगोलियन फेस हो जाएगा। तो टर्नर सिंड्रोम में हमें इस तरह से चीजें दिखेंगी। जबकि जो यहां पे हमें आंसर देखने को मिल रहा है वो है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसे हम 21st ट्राइमोसोमी भी कहते हैं, इसे हम 21वां त्रिसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो 21वां क्रोमोसोम होता है उस गुणसूत्र के वो 3 हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें 47 हमें देखने को मिलते हैं, क्या? क्रोमोसोम्स, यानी एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाता है। और इस कारण से क्या होगा, यानी 23 दूना 46 होने चाहिए, लेकिन 21वां 30 बढ़ जाता है। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि एक तो हमें मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं होता, साथ ही साथ हमें हर्ट कंडीशंस देखने को मिलती हैं, और मसल्स, जो बॉडी का मसल कंडीशन है वो भी हमें खराब देखने को मिलता है। तो ये जो हर्ट प्रॉब्लम्स है ये डाउन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलती हैं। तो उत्तर यहां पे कौन सा है? उत्तर यहां पर दूसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। The hormone that increases the heart rate during fear or anger, भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन जो कि हमारा फ्लाइट मोड और फाइट मोड एक्टिवेट करता है, वो है एड्रेनलिन।
ठीक है, ये दो चीजें होती है, एपाइनफ्राइन और नॉन एपाइनफ्राइन, ये दोनों मिलकर हमें ये बनाते हैं बाकी क्रोमोसोम्स को देखें तो इंसुलिन हमारा शुगर रेगुलेट करता है, ये रक्त शर्करा संतुलन के लिए कार्य करता है, थायरक्सिन हमारा ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म इनको रेगुलेट करता है, बच्चे के विकास को और शरीर के उपापचयी क्रियाओं को ये रेगुलेट करता है। वहीं ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ये चाइल्ड बर्थ और फिर लैक्टेशन इन द मदर, यानी बच्चे के जन्म के समय ये एक्टिव होता है। ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म को स्मूथ करने में, जो उस समय माएँ जो दर्द सहती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं, उस दौरान जो प्रक्रिया चलती है उस समय ऑक्सीटोसिन का काम होता है। और फिर बच्चे के जन्म लेने के बाद दूध के निर्माण में लैक्टेशन जो होता है, तो माएँ जो दूध पिलाती हैं, वो जो दूध बनता है उसको बनाने के लिए जो हार्मोन शरीर में रिलीज करता है वो है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन दूध बनाने में माताओं को हेल्प करता है। नेक्स्ट फिर इसमें हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर अंडर द 3 लेवल्स ऑफ मोरालिटी। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के 3 स्तरों के कितने चरण होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो उन्होंने 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं बताई हैं, या 6 चरण यहां पूछा गया, 6 अवस्थाएं बताई हैं, स्टेजेस 6 स्टेजेस बताए हैं। तो लेवल 1 कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल होगी ना, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व परंपरागत नैतिकता, इसके अंदर स्टेज 1 अवस्था 1 हमें देखने को मिलती है, कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, और स्टेज 2 देखने को मिलता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। व्यक्तिकता एवं आदान प्रदान। वहीं लेवल 2 हमें देखने को मिलेगा कन्वेंशनल मोरालिटी, परंपरागत नैतिकता, और इसमें हमें देखने को मिलेगा स्टेज 3 जो कि हमें गुड बॉय गुड गर्ल का स्टेज देखने को मिलता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कहते हैं उसको। गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, उन्मुखीकरण। फिर हमें इसमें देखने को मिलता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, स्टेज 4, सामाजिक व्यवस्था
अनुपालन। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है लेवल 3 जो कि पोस्ट कन्वेंशनल है। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर परंपरागत नैतिकता, यहां पे हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअल राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, और फिर स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। सार्वभौमिक सिद्धांत। तो ये हमें देखने को मिलते हैं कि ये हमारे पास 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं। 3 लेवल्स पे 6 स्टेजेस हैं जो कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में लॉरेंस कोलबर्ग ने दिए थे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और इससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं तो नेक्स्ट सेशन में फिर आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। जो साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।